अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदस्तूर तनाव देखा जा रहा है। दोनों तरफ मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने के लिए किसी किस्म का स्ट्रक्चर तामीर करने की कोशिश की तो हम इसको तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय राफेल तैयारों की सरहदी सरगर्मियां सिर्फ इश्तियाल अंगेजी के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी कम्युनिकेशन जाम करके बर वक्त और मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जो है वो साथ ही साथ मशकों के तहत अब्दाली मिसाइल निजाम का भी कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय फौज ने दर्जनों पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में है उन्हें मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में निकालकर जाली एनकाउंटर्स में मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। इस मंसूबे के मुताबिक जाली एनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले से ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार जो है वो उनकी वीडियोज और तस्वीर शेयर भी की जाएंगी, जिसके बाद भारतीय मीडिया रवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा, जबकि इनमें से कुछ अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने भी पेश करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ जुर्म करवाया जा सकता है। भारत से बढ़ती हुई इस कशीदगी के पेश नजर पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें भी तेज कर दी हैं। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर भी गौर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो पाकिस्तान सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा, जबकि अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करें, क्योंकि तनाज़ा कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह ने पाक भारत वज़राए खारजा से भी राब्ता किया है और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह के साथ राब्ते में भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद किया, जबकि वज़ीर खारजा ने स्विस हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्हें भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। स्विस वज़ीर खारजा ने एक गैर जानिबदार तहकीकात को आसान बनाने के लिए मुनासिब तरीके की तलाश में स्विट्जरलैंड के ताउन के अज़्म का भी इज़हार किया। पाकिस्तान पहले ही पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की जो है वो पेशकश कर चुका है, जबकि पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमरीका, सऊदी अरब, चीन और ईरान समेत दीगर ममालिक से भी राब्ते किए हैं। दूसरी जानिब वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने आज और कल पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के लिए LOC के दौरे का भी एहतमाम किया है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने बारहा LOC के साथ मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के हवाले से एक बेबुनियाद और झूठा दावा किया है। मीडिया को उन मकामात पर ले जाया जाएगा जहां भारत जो है वो जिनको दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश करता है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मामला है इस पर ऐसा लगता है कि सिफारती कोशिशें जो है वो तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि दुनिया को इस भारतीय जारहियत और भारत के मंसूबों के हवाले से आगाह किया जा सके। और हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मामला हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खासी तेज रही हैं। पाकिस्तान ने सफीरों को बुलाकर जो है वो न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ फौरी तौर पर जो है वो राब्ते भी होते रहे। वज़ीर खारजा इसहाक डार के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अमरीका के भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी भी फ़ोन कॉल जो है वो आई और इस पर अमरीका भी जो है वो जिस तरह से इस मामले को जो है वो देख रहा है पाकिस्तान की तरफ से आगाह किया गया। अमरीका को पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो है वो तहकीकात की पेशकश भी कर दी थी और कहा था कि कोई भी गैर जानिबदार अगर बॉडी हो उससे तहकीकात करवाई जा सकती हैं और पाकिस्तान ऐसी किसी भी तहकीकात के लिए भरपूर ताउन करेगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पुलवामा वाक़े के बाद जहां पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ ये पेशकश थी, लेकिन इस पेशकश का भारत की तरफ से जो है वो कोई जवाब नहीं आया और इसीलिए ऐसा लगता है कि एक सिफारती कोशिशें जो है वो दोनों तरफ से तेज हो गई हैं। भारत भी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी इस वक्त जो है वो दुनिया के मामलात जो है वो मुख्तलिफ हैं और ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय बयानिया है जिसको पहले एक पजीराई मिलती थी पाकिस्तान के खिलाफ जब एक वो स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते थे और एक ख़ास किस्म का बयानिया शुरू किया जाता था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो बयानिया भी काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इससे पहले जो है वो राब्ते जो है वो अपने दोस्त ममालिक के साथ भी किए गए। बड़ी जो आलमी ताकतें
सफारतें हैं उनके साथ भी जो है वो पाकिस्तान की वजारत खारजा मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसा लगता है कि एक सिफारती जंग जो है वो इस वक्त चल रही है, और जहां पर बॉर्डर के ऊपर एक खतरा मौजूद है, उसके साथ साथ ये सफारतकारी का जो महाज है ये भी गर्म हो गया है। प्रोग्राम में इस हवाले से अभी कुछ और भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो टेंशन है और सफारती पर क्या हो रहा है, इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिफारती महाज गर्म है, इस पर बात करने के लिए जो वो मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। एजाज चौधरी साहब, ऐसा लगता है कि एक जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। आपके ख्याल में अभी तक ये जब से मामला शुरू हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान और भारत का जो सिफारती मौक़िफ़ है उसको किस तरह से देखा जा रहा है दुनिया में? इस दफा पाकिस्तान का जो सफारती मौक़िफ़ है वो ज्यादा मजबूत है, उसकी पजीराई भी ज्यादा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही कमजोर है। और उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो आज इतने दिन गुजरने के बावजूद कोई ना सबूत दे सके हैं उसका, ना कोई बुनियादी तहकीक दुनिया के साथ शेयर की है। तो इवन जो उनका इस वक्त बहुत ही करीबी दोस्त है अमेरिका, जो चीन के खिलाफ उनको एक अपना इत्तेहादी समझता है, वो भी नहीं ये कह सका कि उनका इस इल्जाम की मैं तायीद करता हूं कि पाकिस्तान ने करवाया। तो हिंदुस्तान का इस दफा सफारती महाज पे मेरे ख्याल में बहुत कमजोर है। ज्यादा उनको जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि वो अपने लोगों को इतना भड़का चुके हैं इन द प्रोसेस कि अब लोग ये तवक्को करते हैं कि ये आपने जो हमें बताया था कि हम इन लोगों के ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे तो अब करो, करते क्यों नहीं? लेकिन उनके पास कोई दुनिया का मुल्क उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो चुनाचे ये इस वक्त कम अज कम मैं ये कह सकता हूँ, पहले तो ये होता था कि हिंदुस्तान एकदम से चढ़ाई कर देता था। आज उनके पास एक ही आर्गुमेंट है, वो सफारती महाज पे देते हैं, कहते कि जी उड़ी हुआ और पुलवामा हुआ और ये हुआ और वो हुआ, और लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और कब से हो रहा है, और ये लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, और कनाडा और यूएसए में भी हैं, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को भी फिक्र है। तो उससे उनकी इस दफा सफारती जो आवाज थी उसकी उस पर वजन कम। अच्छा, ये जो एजाज चौधरी साहब, ये कितना सिग्निफिकेंट है जो तहकीकात की पेशकश और फिर उसमें ताउन का भी कहा है? आपके ख्याल में कोई मुल्क ऐसा हो सकता है या कोई ऐसा इदारा हो सकता है कि जो तहकीकात शुरू करवाए, या फिर जो है वो इन तहकीकात के हवाले से कोई पेशरफ्त हो? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो ऑफर ये बाहर तौर पर मौजूद है टेबल पर, और ऐसा कोई प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट तो शायद नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान थर्ड पार्टी को नहीं मानता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा से आप दरख्वास्त कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बेनज़ीर की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आपने अक़वाम मुत्तहिदा को एंगेज किया और उनका एक नुमाइंदा आया और उन्होंने बाकायदा तहकीक की। आप अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को न्यूट्रल और इम्पार्शियली समझा जाएगा। करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये स्टैंस भी बहुत ही अच्छा रहा कि जब हम ये कहते हैं कि अच्छा जी आप न्यूट्रल करते हैं तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी अगर आप का ये इल्जाम साबित हो जाए कि पाकिस्तान ने किया है उस न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर पाकिस्तान सजा का हक रखता है। लेकिन अगर आप झूठे पड़ जाए तो फिर आपका भी सारा का सारा मौकफ जो है पूरी दुनिया के सामने वो धड़ाम से जमीन पर आन गिरेगा, जो पिछले कोई 2-2.5 अशरों से ये इन्होंने चलाया हुआ था। और एजाज चौधरी साहब, इसमें जो यूनाइटेड नेशंस है, इसके अलावा जाहिर बात है क्योंकि सलामती कौंसिल पे बहुत ज्यादा बात हो रही है और पाकिस्तान इस पर भी गौर कर रहा है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। आपके ख्याल में क्या हालात होंगे कि ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो मूव हो, या पाकिस्तान की तरफ से या किसी और की तरफ से? मैंने भी सुना है, अभी देखते हैं कि वो पहला वाला तो इजलास हो गया जी।
अब ये ऐसा क्या कर सकता है सिवाय इसके कि दोनों मुल्कों को मजीद रिस्ट्रेंट की तरफ लेके जाए। जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा है गुटेरेस ने कि आप दोनों मुल्कें जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, यही कही जा सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का मौकफ अब आगे चलेगा नहीं। वो देखे ना कौन करेगा, इवन अमेरिका और रूस भी नहीं उसका कर रहे। जब तक आप कोई सबूत ना दें, जब तक कोई आपके पास आपने बंदे पकड़े हों और वो कन्फेस कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, हमारे पास तो वैसे हैं ऐसे बंदे जिन्होंने कन्फेस किया है, जिस तरह कुलभूषण जाधव थे, लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई नहीं है, तो उनका तो सारा हवा में खड़ा है ये सारा का सारा जो मौकफ है। तो अगर वो, मैंने भी सुना है कि कोई एक और सेशन की तैयारी हो रही है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए उसके बारे में, पाकिस्तान को नहीं। लेकिन पाकिस्तान जाहिर बात है अपना मुकदमा पूरा पेश करेगा। एक पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, जब पहलगाम एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, पहलगाम का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जब मोदी साहब ने ये दावा किया, इतना बड़ा दावा कि मैंने देखें जो कोई काम हिंदुस्तान का लीडर नहीं कर सका मैंने कर दिया, मैंने कश्मीरियत खत्म कर दी, मैंने वहां पे उनकी शनाख्त खत्म कर दी, मैं अब उनकी मुस्लिम अक्सरियत भी खत्म कर दूंगा ताकि बाकी लोग आके आबाद हो सकें। और अब देखें कैसा मैंने अमन व अमा कर दिया। वो साबित हो गया कि कश्मीरी जो है, बल्कि वो कश्मीरी भी जो एक जमाने में हिंदुस्तान नवाज थे, वो भी परेशान है कि हमने क्या कर दिया। महबूबा मुफ्ती का बयान है रिकॉर्ड के ऊपर कि हमारे बड़ों ने शायद गलती कर दी हिंदुस्तान के साथ शामिल होकर। तो अब वहां पे ये है असल कॉन्टेक्ट, ये है मेजर चैलेंज जो इस वक्त महसूस हो रहा है इनको, और उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान का शुरू कर दिया कि अगर इस तरफ तवज्जो चली जाती है तो लेकिन हट जाती। जी, इसमें एजाज साहब 9/11 के बाद हमने देखा कि जो आज़ादी की तहरीकें थी और भारत ने इस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक थी उसको दबाने की भरपूर कोशिश की, उसको दहशतगर्दी के साथ लिंक कर दिया। आपको लगता है कि अभी ऐसा माहौल है कि दुनिया को कोई किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए? ऐसी कोई तशवीश अब दोबारा वापस आ सकती है दुनिया में? अभी तक तो जो मौकफ रहा है दुनिया का वो ये रहा है कि ये दोनों मुल्क अपना ये वाला मसला खुद हल करें, और भारत भी उनको ये कहता है कि आप बीच में मत आइए, हम खुद करेंगे, लेकिन खुद करते नहीं है। यानी कोई बायलैटरल कोई होती है ना कोई बात, सवाए एक बार जब बहुत संजीदा कोशिश हुई वो थी 4 पॉइंट फार्मूला, उससे हटकर 2007 वाला, उसके हटकर तो कोई संजीदा कोशिश नहीं की, भारत एंगेज भी नहीं करता। तो और अब तो मोदी सरकार के आने के बाद से तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना मौकफ ही बदल लिया है। वो तो अब कहते हैं हम इसका तिया पंचा कर देंगे कश्मीर का। वाजपेयी साहब जो हैं वो भी बीजेपी के थे, और वो कहा करते थे कि हम इसका मसला हल करेंगे इंसानियत, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बुनियाद पर। तो मोदी साहब ने तो ये तीनों के तीनों जो है ना उनको तल्फ कर दिया है। ये बड़ा ही इन्होंने जुल्म किया कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ। कश्मीरी अब कभी भी पहले भी नहीं रहना चाहते थे, अब तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी भी जो है वो भी नहीं रहना चाहते। और एजाज साहब, भारत जो है वो खित्ते में एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। सफारती दुनिया में जब कोई इस तरह का बुली हो जो हर चीज में अपनी मनमानी और हठधर्मी करे, तो उसको किस तरह से उसको डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, बुली जो है वो सबसे पहले डरता भी है। अब जब हिंदुस्तान ने देखा है कि पाकिस्तान ने जब जवाबन कहा ना कि अच्छा फिर हम भी करेंगे, तो आपने देखा है कि वो सोच में पड़ गए, करें ना करें, क्या करें। और जो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ी हुई है, हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी ये हो कि जी पाकिस्तान को अलर्ट में रखें और इनका खर्चा वर्चा होता रहे, इक्तिसाद कमजोर है, 3-4 महीने अगर इस तरह गुजर जाए तो पाकिस्तान को कमजोरी होगी। लेकिन एक उन्होंने नोटिस शायद नहीं किया कि इस पूरे वाक़े ने पाकिस्तान की कौम को मुत्तहिद कर दिया है, और सारे के सारे लोग जो है ना वो अब इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की हिफाजत पूरी कौम ने मिलकर करनी है। और इसमें हमारा मीडिया ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह आग लगा रहा था, मेरे ख्याल में हमारे मीडिया ने उस पर बड़ी हद तक पानी फेंका है।
तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फायदा हुआ है इस बात का कि भाई हम मुतहद हो गए हैं और हमें अंदाजा हो गया कि हमारे ऊपर एक बहुत ही मूजी मुल्क है हमसाया जो जंग मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तान तो नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर अलबत्ता वाज़ेह कर दिया कि हम जवाब देंगे आपको। तो अभी देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। जो इन्होंने हम पे पानी का लगाया है एक किस्म का कि हम इसको रोक देंगे, थ्रेट की है, रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अगर आप इस तरफ गए तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और इसमें मैं समझाऊंगा कि ये जो चाइना का भी बड़ा अच्छा किरदार आ गया है, क्योंकि चीन, अगर भारत हमारे लिए अपर राइपेरियन है तो चीन के लिए लोअर राइपेरियन है। तो भारत को मेरे ख्याल में अब फिक्र पड़ गई है कि चीन और पाकिस्तान तो एक जुबान होते नजर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो टू फ्रंट सिचुएशन होगी तो ये क्या करेंगे, तो ये अब फिक्र भी अब उनको खाई जा रही है। और अभी वो सोच में पड़े हैं कि अब चूंकि अवाम को इतना भड़का दिया है नफरत की आग में, तो हम क्या पाकिस्तान में ऐसा करें वाकया जिसका उनको ये भी अंदाजा है कि पाकिस्तान जवाब देगा और चीज फैल भी सकती है और दुनिया शायद इस दफा उनको ब्लेम करेगी क्योंकि उन्होंने पहल की है बगैर सबूत के, बगैर तहकीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी है। भारतीय हुकूमत ने कौमी सलामती का खतरा करार देते हुए 16 से ज्यादा पाकिस्तानी न्यूज यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए थे और पाकिस्तान के ड्रामे जो कि भारत में बहुत मकबूल हैं, वहां पर भी जो है वो ड्रामे दिखाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। भारतीय हुकूमत ने कई अदाकार, गुलकारों और फनकारों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनको भी बंद कर दिया था। भारत में जिन पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद किया गया उनमें माहिरा खान, फवाद खान, अली जफर, इकरा अजीज, हानिया आमिर, सजल अली, बिलाल अब्बास खान और सबा कमर जैसे अदाकार शामिल हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो क्रिकेटर हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले पाकिस्तान के ओलंपिक जैवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम का भी इंस्टाग्राम अकाउंट और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक किया गया था। भारतीय हुकूमत साबिक क्रिकेटर्स राशिद लतीफ, शोएब अख्तर और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल भी बंद किए गए हैं। भारत की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया चैनल से काकुल में उनके खिताब की वीडियो भी जो है वो हटा दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। ख्वाजा आसिफ का अकाउंट पहले ही बंद है। ऐसा लगता है कि भारतीय माशरे में ये इंतहापसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है और भारत की आवाज समझे जाने वाले बॉलीवुड में भी अब ऐसा लगता है यही सूरत हाल है। हाल ही दिनों में देखा गया कि प्रोपेगेंडा फिल्मों की भरमार नजर आई और ये फिल्में ना सिर्फ एंटी पाकिस्तान हैं बल्कि एंटी मुस्लिम भी हैं जो भारतीय माशरे को इस इंतहापसंदी की तरफ धकेल रही हैं। पुलवामा जैसा वाकया हुआ, हालांकि उनका पायलट यहाँ पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है वो धड़ाधड़ फिल्में जो है वो उस वाक़े पर बनी और नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन की तकारीर में इसी वाकये का जो है वो जिक्र करते रहे। तो ये जो तब्दीलियां हैं, भारत जहां पर एक दफा जो ये खुद कहता था कि वहां पर एक डाइवर्सिटी है, एक सेकुलर माशरा है, अब ऐसा क्या हुआ है, ये सब कुछ क्यों बदल गया है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो मैंने जिसका जिक्र किया, जो इतनी इंतहा पसंदी हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा मीडिया जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जंग करवा रहा है और पूछ रहा है कि जंग क्यों नहीं हो रही, ये इतना इंतहा पसंदी आपके ख्याल में भारतीय माशरे में क्यों आ गई है? देखिए रमान, वो तो 10 साल की एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट रही है ना वहां पे, और वो मुसलसल उन्होंने एक जो मीडिया है उसको टारगेट किया है। अगर आप उसको देखेंगे कि किस तरह से जो लिबरल मीडिया था उसको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह से उनसे लिया गया, और फिर अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग जो है उनको परवान चढ़ाया गया, और गॉडी मीडिया की एक जो इस्तेलाह बनी। ये एक्चुअली सिलसिला जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला पिछले इलेक्शन से ही शुरू हो गया था। और नरेंद्र मोदी ने जब से ये गुजरात का मैसेकर हुआ उसके बाद से इन्होंने एग्जैक्टली वही किया, टू बी फेयर विद, जिस तरह पाकिस्तान में
70 जब भुट्टो साहब के बाद जब आपने जहाद लड़ना था तो आपने मीडिया को राइट विंग बनाया। इसी तरह से हिंदुस्तान में जब बीजेपी की हुकूमत आई तो उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया को खत्म करके मीडिया को राइट विंग बनाया। और आज जो आपको वॉर हिस्टीरिया नजर आ रहा है और जो कोई बात भी करता है कोई अकल की, उसके पीछे फिर जिस तरह से पड़ जाते हैं वो जिस तरह पाकिस्तान में कई मुद्दों के ऊपर आप देखते हैं कि कोई अकल की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये डर होता है लोगों को कि ये सारे पीछे पड़ जाएंगे, क्या करना है। तो इस वक्त ये माहौल जो है ये बाकायदा बनाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग जो जो फॉर एग्जांपल कश्मीरियों के इंटरव्यू सुने, पंजाबियों के इंटरव्यू सुने, तो आपको एहसास होता है कि वो कितने खौफजदा है। आज कांग्रेस के जो एक स्पोक्स पर्सन है, जब उन्होंने ये कहा कि जो कोई सबूत नहीं है पिछले जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनका, तो उसके पीछे जिस तरीके से मीडिया पड़ा उसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगी अपने बातचीत। इसी तरह से वो एक फोक सिंगर है, उनको आप देखिए पर्चा ही दे दिया गया। सो एक हिंदवाता का एक बहुत बड़ा एक समझिए कि खड़ा किया गया है जिन, जो इस वक्त हर मॉडरेट वॉइस को, हर रीजनेबल वॉइस को खाता चला जा रहा है। और ये हिंदुस्तान के मुआशरे के लिए और सियासत के लिए तबाहकुन हो। ठीक, लेकिन चौधरी साहब इसमें दरमियान में हमने कुछ ऐसे मामला देखे जिन पर पाकिस्तान में कवरेज भी हुई। मुझे याद पड़ता है करतारपुर का जब ओपनिंग थी तो उस वक्त यहाँ पर आए, इनके जर्नलिस्ट भी आए और बड़ी अच्छी उन्होंने बड़ी पॉजिटिव जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो बातें की। तो ऐसा क्यों है कि कभी जो है वो पाकिस्तान बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है और कभी इनको लगता है कि पाकिस्तान पर जो है वो जंग करनी चाहिए? ये बात ठीक है आपकी। असल में जब आपकी डिपेंडेंस जो है वो सरकार पर हो जाए, क्योंकि वहां पे हुआ ये है कि सारे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स जो है उन्होंने ये मीडिया खरीद लिए हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स ने मीडिया ग्रुप्स खरीद लिए, और वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा इन्हिसार है उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर। लिहाजा वो बिल्कुल उस लाइन को टो करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की लाइन उन्हें मिलती है। और उसके बाद अजीत दोवल जब बने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उन्होंने फिर एक बाकायदा मैकेनिज्म क्रिएट किए कि जिससे मीडिया जो है, इंडिया का मीडिया जो जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े नामों पर मुश्तमिल था, बहुत बड़े बड़े एडिटर, खुशवंत सिंह साहब जैसे, कुलदीप नैयर जैसे बड़े एडिटर्स जो हैं वो वहां पे पैदा हुए, और बहुत बड़ा नाम है, बड़े 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 नाम वाले सहाफी वहां पे पैदा हुए। लेकिन अब जो है इवन जो मॉडरेट्स हैं उनकी तो कोई जगह ही जो है वो नहीं रहेगी। आप द हिंदू ग्रुप जो एक लिबरल ग्रुप माना जाता है, या JNU यूनिवर्सिटी जो एक लिबरल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, आप देखिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। और जिस तरीके से ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हॉवर्ड के खिलाफ चीजें की हैं, उनने तो अब बाकी की हैं। हिंदुस्तान में तो जो लिबरल वॉइसेस हैं उनके साथ ये बहुत पहले से जो है वो होता आया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बॉलीवुड है उसमें भी हमने देखा कि मामला जो है वो वहां पर भी बदल गए तसलसल के साथ। ऐसा लगता है कि एंटी पाकिस्तान फिल्में जो है वो बनाई जा रही, बड़ी कुछ क्रिएटिव फिल्में बनती थी कभी किसी जमाने में, और कश्मीर के इशू के ऊपर भी हमने देखा वहां पर कभी फिल्में बनती थी। तो वहां क्या हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तो चले बात समझ आती है कि एक कॉरपोरेट मीडिया जो है वो आ गया है, लेकिन बॉलीवुड में क्या हुआ है? देखिए वो भी एक्चुअली तो वही लोग हैं ना जो जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, और इंडियन इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी हो गई है, पैसा वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो हो गया है। वो अगर आपको याद हो तो एक दफा हमने इंडियन मूवी पे पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र का, जब उसने पाकिस्तान में मीडिया को अपनी मूवी भेजी तो उनके ऑफिसेज जला दिए गए। अब आप देखिए रहमान की जो पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटिमेंट है वो बुनियादी तौर के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ जो सेंटिमेंट है उसी की एक एक्सटेंशन है। क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर और पंजाब जिनकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं, यहाँ पे तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे तो लोग जो है वो तो जंग की बात कर ही नहीं रहे। लिहाजा ये सेंटिमेंट की जो हेडक्वार्टर है या जहां से ये उठ रहा है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी और सीपी के जो इलाके हैं। अब ये इलाके जो है ये इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का मरकज भी है, और सारी जो फिल्म है, हिंदी फिल्म है स्पेशली, वो यहाँ पर ही बनती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है।
और ये जो लोकल सेंटिमेंट वहां का है वो भी उसमें आया होगा, और इंकरेजमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी। और आपको ये भी जाहिर है कि इस वक्त अगर आप 60s की फिल्में उठा के देखें, 70s की उठा के देखें, जी इवन 80s की उठा के देखें, तो आपको उसमें बड़ा कम्युनिस्ट कलर नजर आता है, मार्क्सिस्ट कलर नजर आता है। आपने अगर फिल्म जो है वो उठा के देखी हो, जो मजदूरों के राइट्स के ऊपर फिल्में जो हैं, अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं, यंग एंग्री मैन की, जिसमें वो एक मजदूर है और वो सरमायादार के खिलाफ जदोजहद करे, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया का जो इस वक्त कलर था वो कम्युनिस्ट था, और वो प्रो लेबर था और प्रो पुअर था। लिहाजा दीवार जैसी फिल्म हो गई, कुली जैसी फिल्म हो गई, काला पत्थर जैसी फिल्म हो गई, ये वो सारी फिल्में उस दौर में जो है वो बनी। उसके बाद ये अब जो है वो चेंज हो गया। दरमियान में सनी देओल जब हमारा पहले मामला खराब हुए तो उनकी फिल्में आई वॉर को लेके, और अब तो रॉ जो है वो फंड करती है इस तरह की फिल्में बनाने के लिए जिनकी तरफ आपने इशारा किया। राइट। अच्छा, आपने ये पंजाबी फिल्मों की बात की, वहां पर हमें एक बड़ा डिफरेंट जो है वो कलर और थीम जो है वो नजर आती है, लेकिन चौधरी साहब ऑडियंस को वहां पर क्या हुआ है? वहां की जो ऑडियंस है, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी दिखा दिया जाए वो सब कुछ देखने के लिए जो है वो तैयार है। मतलब जो है वो ये पुलवामा वाला जो वाकया हुआ था उसके बाद भी देखा कि पायलट उनका पकड़ा गया, लेकिन धड़ाधड़ फिल्में जो है वो उसके ऊपर बनाई और वो ऑडियंस को जो है वो दिखाते भी हैं वहां पर मूवीज। वो फिल्में वो कामयाब तो नहीं है। जितनी भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई हैं इन्होंने रॉ की मदद से, वो फिल्में कामयाब नहीं है। और स्पेशली ये जो इलाके हैं आउट ऑफ दीज 5 स्टेट्स जिनका मैंने आपको जिसको हम हिंदी बेल्ट कह लें या काओ बेल्ट कह लें, उनके बाहर तो वो फिल्में जो हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। पंजाब में आपको हार्डली कोई फिल्म इस तरह की कामयाब नजर आएगी, कश्मीर में तो खैर लगी नहीं, और बाकी जगहों के ऊपर भी ये फिल्में जो हैं वो कामयाब नहीं हो रही। और लेकिन चूंकि ये मुफ्त का पैसा आता है तो उसको वो बना देते हैं, चला देते हैं। हमारे यहाँ भी कोशिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो उस तरह का चूंकि टैलेंट ही नहीं बचा, लोग ही नहीं बचे। ये प्रोपेगेंडा फिल्मों की एक बड़ी छोटी ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस मौजूद नहीं है। राइट। और चौधरी साहब, पुलवामा का जो वाकया हुआ था उससे अब मौजूदा सूरत हाल जो है वो इसका किस तरह से जो है वो कंपैरिजन जो है वो करते हैं? किस हद तक पाकिस्तान इंडिया की पोजीशंस में आपको क्या कोई चेंज नजर आता है? देखिए, वो वाकया हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि LET जो थी लश्कर तैयबा, उसने उस वाकये की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। और उस वक्त जो पाकिस्तान की लीगल पोजीशन थी, या आप समझिए कि जो एक इंटरनेशनल पोजीशन थी, वो ज्यादा इस रियलिटी की वजह से मुश्किल थी। लेकिन आई मस्ट कमेंट इमरान खान और उस वक्त की जो हमारी फौजी लीडरशिप थी, स्पेशली एयरफोर्स में के चीफ ने और जनरल बाजवा ने, बाकी लोगों ने, जिस तरह से जनरल जुबैर हयात ने जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया, जिस अकलमंदी से इन्होंने उस सारे सिनेरियो को जो है वो काउंटर किया, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारा एक तारीख का रोशन बाब है। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उसमें किरदार अदा किया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जिस तरह से उसमें, तो हम बड़े लाइजन में चले। शाह महमूद कुरैशी साहब हो, या फिर हमारी उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो, या हमारी जो फौजी क़यादत हो। 2:30 बजे मेरा ख्याल है 2 बजे पहले वाकया हुआ था, जहाँ पे एबटाबाद के ऊपर ये जो बॉम्ब है ये गिराया गया था बाहर एक जंगल में। और उसके बाद कोई 45 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारी फौजी लीडरशिप है उसकी, और उसके बाद वहां पे डिसाइड ये हुआ कि आप कल पहले हम अपने नुकसान का अंदाजा लगा लें। हालांकि बड़ी सख्त ओपिनियंस भी थी, लेकिन इमरान खान ने फिर कहा कि नहीं, पहले हम नुकसान का अंदाजा लगा लें। फिर आई मस्ट कमेंट जो हमारे एयर चीफ थे मुजाहिद अनवर साहब, उन्होंने बड़ा जिस तरह से उन्होंने सिनेरियो खींचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और आई मस्ट से कि ये जो पुलवामा के बाद उन्होंने जो मीटिंग में जो कहा था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और जो हमने काउंटर ऑपरेशन भी प्लान किया था कि हम LOC को वायलेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऊपर रहेंगे, और वो हिंदुस्तान जो है वो आई वुड से नरेंद्र मोदी जो एक बड़ा बदला लेना चाह रहे थे, वो उल्टा उनके गले में पड़ गया।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू हो गया। भारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय वजारत तिजारत की तरफ से जो वो बयान जारी किया गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता जो दरामद है वो बंद रहेगी। डाक और पार्सल सर्विस भी जो है वो भारत ने बंद कर दी है और बहरी जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो इसी तरह के इकदाम किए गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि भारत ने IMF से और रुजू किया है कि पाकिस्तान के जो लोन्स हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ रिव्यू जो है वो किया जाए या उनको इसके साथ जो है वो जोड़ा जाए। ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है? हमारे इकोनॉमी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अपना प्रोग्राम भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर होस्ट करते रिव्यू शहबाज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तिजारत जो दोनों तरफ से अब बंद हुई है, रेसिप्रोकल है, तो कितना फर्क पड़ रहा है पाकिस्तान को भी और भारत को भी इस चीज के बंद होने से या इस सिचुएशन में जाने? देखिए, जिस तरह का वो इंडस बेसिन ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया है, जो कि इलीगली सस्पेंड किया है, उसका वक्ती तौर पर कोई असर नहीं, इवन कि मीडियम टर्म में भी उसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा। इसी तरीके से तजारत का भी जितने भी इकदाम किए ये सारे सिंबॉलिक हैं। पाकिस्तान कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। पाकिस्तान और भारत की तजारत जो डायरेक्ट है वो तो 2019 से हो ही नहीं रही, सिवाय अचानक जो एसेंशियल चीजें जिसमें फार्मास्यूटिकल्स टाइप या कुछ चंद केमिकल्स हैं, बाकी तो हमारी कोई तजारत हो ही नहीं रही। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट टू भारत है चंद लाख डॉलर्स हैं और भारत की तरफ से मेरा ख्याल होगा कुछ चंद मिलियन डॉलर्स हो गए, इससे ज्यादा तो हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ही नहीं है। अच्छा। जो थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही है वो वाया UAE हो रही है, और जो आ भी रही है चीज उसके फिर जो लेबल्स हैं वो UAE में चेंज हो जाते हैं और फिर वहां पे मेड इन UAE करके वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसका नुकसान भारत को है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो फ्लैग, जो पाकिस्तानी फ्लैग इन्होंने जो शिप्स हैं उसको भी बैन किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास है ही 4-6 जहाज, बाकी प्राइवेट अगर पाकिस्तानी रजिस्टर्ड जहाज है वो कितने होंगे? क्या सिर्फ भारत में सारा बिजनेस? चाइना या दुनिया आ गया और शिप का बिजनेस ऐसा, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है और एक कंट्री अगर बंद भी हो जाती, पहले तो बात पाकिस्तान की इतना पोटेंशियल कोई नहीं। तीसरी चीज उन्होंने जो की हुई है एयर स्पेस वाली जो नई चीज उन्होंने की है, लिटरली पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। पाकिस्तान की एक फ्लाइट गालिबन जाती है मलेशिया जाती है, तो उसका कोई इंपैक्ट आएगा थोड़ा बहुत। भारत का जो नुकसान है इससे कहीं ज्यादा है। बात करने का मकसद ये है कि जब आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं होती तो इस तरह के जो इक़दाम हैं वो जो मायने कोई भी नहीं रखते। चाइना और भारत की अगर बात होती तो समझ आती थी, क्योंकि उनका ट्रेड का हजम इतना बायलैटरल को वहां पे असर पड़ता है। कहीं ना कहीं पर ये है कि ये जो मिलिट्री बिल्डअप है, भारत शायद फौरी तौर पे तो नहीं कुछ कर सका, लेकिन एक मिलिट्री बिल्डअप जब ये 3-4 महीने बना रहेगा तो पाकिस्तान पे इकोनॉमी पे अच्छा खासा असर जो है वो पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भारत की इकोनॉमी पर भी जो है वो असर पड़ा है। इसको आप किस तरह से देखें? अगेन, ये मैं कोई इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, सिंपल सी बात है, हमारे पास खोने को है ही कुछ नहीं। हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पहले ही बहुत कम है। सिक्योरिटी के जो कंसर्न है पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने ज्यादा 2 सूबों में मसले हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी और वो ऑपरेशनल है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, वो कॉस्ट है, कितना उसमें एडिशनलिटी आ जाएगी 5-10%। जब 2 मुल्क जंग की हालत में जाते हैं तो बर्दाश्त हो जाता है। हमारे और इतने ज्यादा खर्चे हैं। अगर आपने सिर्फ जो एडिशनल बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट होती है फोर्सेस की, उसका आपने अगर खर्चा निकालना है, शरह सूद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1% कम कर दे, वहां से उसको 250-300 अरब रुपया बच जाएगा, वो पूरे बॉर्डर कॉस्ट निकल आएगी। अच्छा। जो हुकूमत डेट सर्विसिंग कॉस्ट करती है, पाकिस्तान के लिए यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। इंडिया क्या खोएगा? इंडिया में रिलेटिवली इकोनॉमिक उनकी स्टेबिलिटी हमसे बेहतर है। इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान से रिलेटिवली बेहतर है, और वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी बेहतर आ रही है। तो इन फैक्टर्स की वजह से अगर नुकसान होगा, अनसर्टेनिटी, ट्रैवल एडवाइजरीज हमने देखा है आना शुरू हो गई हैं, ट्रैवल जो है टूरिज्म जो है वो कम हो रही है। हमारा नुकसान उसमें उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इंटरलिंक नहीं हुए हम। साग भी जो हमारी साउथ एशिया फोरम है तजारत के लिए या उसके ट्रेड के लिए, वो भी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये अदर देन दैट कि दोनों मुल्क नाराज होकर अपने अपने घरों में बैठ जाए, इसका कोई हमें इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं है। लास्टली ये जो खबर आई थी कि IMF में कहीं लॉबिंग हो रही है, अब खैर हम तो पहले कहते थे कि FATF में इंडिया का एक रोल है पाकिस्तान पर, जो एक फाइनेंशियल शैकल्स पाकिस्तान को जिनमें रखा गया, यहां पर क्या आपको नजर आता है जो है वो क्या फर्क पड़ सकता है, और फिर क्या कोई ऐसी कंडीशनैलिटीज जो है वो आ सकती हैं और पाकिस्तान पे?
फैटफ और IMF को कंपेयर नहीं किया जा सकता। फैटफ में अमेरिका की मदद से भारत ने घेरा था, यहाँ पे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिचुएशन है। भारत का IMF के ऊपर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर मैं कहूं कि भारत जो भी कर रहे, अगेन कॉस्मेटिक मेजर होगा और जीरो इम्पैक्ट होगा इसका। भारत का जो टोटल वोट है IMF के अंदर 2.7% है हार्डली। अच्छा। और भारत की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, भारत 4-5 ममालिक को वहां पे रिप्रेजेंट करता है वोट के अंदर। वो ममालिक जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो वहां पे अमेरिका है, जिसकी 16.5% के करीब वोटिंग है। फिर यूरोपीय यूनियन है, फिर आपका चाइना है, जापान है, ये ममालिक है जिनसे इफेक्ट पड़ सकता है, नंबर 1। और इसमें से अभी तक कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवर्स पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी हो। वो एक रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो अगेन कॉस्मेटिक होगा, ये फायर बैक करेगा इनको और 9 मई को इंशाल्लाह आप देखेंगे कर्जे की किस्त भी मंजूर होगी और अगला जो प्रोग्राम है 26वां प्रोग्राम वो भी मंजूर हो जाएगा। ये फजूल सी बात है भारत की तरफ से। बहुत शुक्रिया, शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे और बात कर। आज के प्रोग्राम से इतने। मेजबान एमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।